भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट यूनिक प्लेस इन इंडिया कौन सी लगी? जूकू वैली, नागालैंड। जहाँ पर हेड हंटर्स थे? नहीं, वो तो लोंगवा विलेज है। जूकू वैली बहुत सुंदर है, और मैं यही बोलूँगा जो जो जाना चाहता है मॉनसून में जाओ। मॉनसून में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, पर मैं कहूँगा तब जाओ, आपको इतनी सुंदरता दिखेगी ना। वो क्या लद्दाख से भी सुंदर है ऐसा कुछ है? वो ग्रीन है भाई पूरा, ऐसे वेव्स में ऐसा वैली है पूरी पूरी ऐसा आपको दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। वैसा कुछ नहीं देखा होगा, पक्की बात है। लद्दाख तो फिर बैरन लैंड है, उसका अपना अलग चार्म है। इस जगह का फुल ग्रीन, इससे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी होगी कहीं, इतना ग्रीन। तो वहाँ पे फिर एनिमल्स भी फुल पावर ऐसा थ्रेट रहता है? एनिमल्स, स्नेक्स और इन सब एक जोक चलता है नागालैंड में ना, लोगों का क्यूजीन में वो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। मैं वहाँ की मार्केट गया, आप सोचो क्या क्या मिल रहा होगा मार्केट में। हमने सुना है डॉग्स वगैरह भी स्नेल, मिलते हैं वहाँ। फ्रॉग्स, चूहे, कुत्ते, चूहे भी, कुत्ते, सब। भाई ये डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं लोग वहाँ के? खाते हैं भाई। एक बार क्या हुआ, मैं एक होम स्टे में रुका था, वहाँ पे ना चूहा आ गया किचन में। आंटी ने पकड़ लिया जो होम स्टे वाली थी, मेरे से मजाक कर रही थी वो, मेरे से मजाक में बोलती है भाई इस चूहे की चटनी बना के खिलाती हूँ तुम्हें। मैं कहा भाई साहब, भाई तुमसे ही तो मजाक कर रहा है, उनको तो डिनर सेट हो गया। पता नहीं भाई, चले तुम्हें नहीं मिली, उन्होंने तो कर दिया काम चटनी। बट लोग भाई बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर ये भी मैंने सुना है, जब जैसे आप कुत्ता होता है ना, आपने कुत्ता पाला है बट वो बूढ़ा हो गया है, तो उसको मार देते हैं भाई और खा लेते हैं। ये क्या मतलब हर कोई करता है, ये ऐसा कुछ है? मैंने सुना है। तो मैं जब जूकू वैली गया था तो वहाँ पे क्या था, एक दो कुत्ते ऊपर घूम रहे थे, काफी ऐसे बूढ़े हो जाते हैं कुत्ते। यार ये तो बहुत गलत है यार। तो कोई बता रहा था कि अब इसको मार देंगे। बट आपने क्या खाया वहाँ पे? वेजिटेरियन? आप वेजिटेरियन हो? नहीं भाई, वेजिटेरियन होता तो मैं नहीं रह पाता वहाँ पे। मतलब आलू और दाल मिलता है, चावल मिलते हैं, आटा नहीं है भाई वहाँ पे, खाली चावल है। रोटी है ही नहीं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या फिर कैसा है? आप दिल्ली के बाहर निकल जाओ, ये जो 4 बड़े शहर हैं इनसे बाहर निकल जाओ भाई, कहीं कुछ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कोहिमा की बात करेंगे, कैपिटल सिटी, आपको कैफेज भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, वो बात नहीं है। बट आप जब थोड़ा बाहर आ जाएंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाई नॉर्थ ईस्ट का फैशन भी बहुत अप है यार। बहुत बढ़िया। वहाँ ना थ्रिफ्टिंग कल्चर चलता है, सेकंड हैंड क्लोथ्स पसंद करते हैं। सही है, मैंने भी वहाँ से जैकेट खरीद ली भाई, सस्ते में जैकेट मिल जाती है। वहाँ थ्रिफ्ट मार्केट लगती है सुबह सुबह, ऐसे ही आप खरीदो। ये जापान में भी मैंने देखा थ्रिफ्टिंग कल्चर काफ़ी। हमें ही है कि यार किसी और के कपड़े उतरे हुए मैं तो नहीं पहनूंगा, बट वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ तो थ्रिफ्टिंग कल्चर काफ़ी है। भाई जापान का ट्रिप कैसा रहा आपका? भाई मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल सोलो ट्रिप था। मैं गया 1 महीने के लिए, मेरा क्लियर है, मैंने कहा जापान जाना है, 1 हफ्ते के लिए तो जाऊँगा नहीं, 15 दिन के लिए तो जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा तो 1 महीने के लिए जाऊँगा। भाई वीज़ा अप्लाई किया था 15 दिन का, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम वीज़ा हो गया था रिजेक्ट जापान का। मेरे को लास्ट ईयर जाना था जापान, मेरा हो गया वीज़ा रिजेक्ट। मेरे को लगा इस बार भी लगे ना लगे 15 दिन का अप्लाई करता हूँ। 15 दिन का अप्लाई किया, उन्होंने मेरे को 1 महीने का वीज़ा दिया। मैं कहा ठीक है भाई 1 महीना रहेंगे। ऐसा भी हो जाता है कि 15 दिन का अप्लाई करो, वो एक्स्ट्रा डेज का दे देंगे तुमको? हो सकता है कि वीज़ा अगर मैं 14 दिन का अप्लाई करता तो 15 दिन का मिलता, बट मैंने 15 दिन का अप्लाई किया, इसलिए उन्होंने मेरे को 30 डेज का दिया। ऐसा मेरा स्पेकुलेशन है, बट मेरे को पता नहीं भाई कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मेरा होता ही है। हम भी जब यूरोप गए थे तो 3 महीने का हमें भी मिल गया। तो मेरा तो फर्स्ट था भाई, फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो मैं लास्ट में फंस गया भाई वहाँ पे, बहुत बुरा फंस गया भाई। मतलब जापान में, तो जापान में ना एक आइलैंड चेन है जिसको इजू आइलैंड बोला जाता है। बहुत सुंदर आइलैंड है उसमें, ठीक है। टोक्यो से मेन 340 या 350 किलोमीटर दूर है समुद्र में, बहुत छोटा आइलैंड है। और वो आइलैंड पे इतनी, आप फोटो यहाँ पर आप देखना, मैं दिखाऊंगा फोटो, यहाँ लगा भी देना, डबल वॉल्केनो है उस आइलैंड पे, ठीक है। और वो देखने में क्या सुंदर लगता है वो आइलैंड, मेरे को था बहुत सुंदर है, यहाँ जाएंगे। अब वहाँ जाने के लिए आपको 2 फेरी बदल के जाना पड़ता है, दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन। टोक्यो से लगते हैं कुछ 14 या 16 घंटे टोक्यो से। तो टोक्यो से आप पहले फेरी लेते हैं, ओवरनाइट जर्नी, रात में फेरी में बैठेंगे, सुबह उतरेंगे, देन वहाँ से एक नई फेरी लेंगे, वो 4 घंटे लेके आपको उस आइलैंड पहुँचाएगी। मैं उस आइलैंड पे पहुँच गया, उस आइलैंड को बहुत बेहतरीन सुंदर देखा, मज़ा आ गया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे फेरी लेंगे, वापस जाएंगे घर, क्योंकि मेरा वीज़ा खत्म हो रहा था 23 तारीख को, ठीक है। और मैं उस समय 2 दिन बचे होंगे वीज़ा ख़त्म होने में, 2 या 3 दिन, बस 2 दिन बचे थे। मैं कहा 23 को वीज़ा ख़त्म है, आज 21 तारीख है, कल लेंगे, वो चले जाएंगे भाई। सुबह हुई, मैंने आंटी को बोला जो वहाँ पे थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, आप पैसे बता दो। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा वापस जा रहा हूँ। कह रही वापस कैसे जाओगे? मैं कहा फेरी से। फेरी तो आज चल नहीं रही। मैंने कहा वहाँ लिखा है वेबसाइट पे फेरी चलेगी, और मेरे को लग रहा है जापान है भाई, पक्के होंगे अपने वर्ड्स के ना, बट अब वेदर ऐसी है तो क्या करें। तो उन्होंने बोला नहीं आज तो वेदर ख़राब हो गई है, फेरी कैंसिल हो चुकी है, फेरी तो चलेगी नहीं। फिर हम गूगल ट्रांसलेट पे बात कर रहे थे और कैसे बात करेंगे, तो वो मेरे को बोलती हैं कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में पता नहीं, ये आइलैंड ऐसी बीवी है तुम्हारी
जो एक बार आओगे तो तुम्हें छोड़ के जाने नहीं देगी। और मेरे को डर लगना शुरू, मैं कहा मैं क्या करूं भाई। फिर मैं वीजा एक्सपायर हो रहा है 2 दिन में भाई 2 दिन में, और मेरे को हो गया कि मेरा सपना है लंदन जाना, अगर मेरे पासपोर्ट पे कुछ भी इशू आ गया मैं तो फंस जाऊंगा बहुत बुरा। तो भाई मतलब फिर क्या हुआ, मैंने कहा आंटी ठीक है, मैं आंटी को छोड़ा, मैं बाहर गया, बाहर देखूं क्या है। भाई मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी पास से, मैं भागा 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 आवाज़ को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, बस कहाँ जाना है, भागा भागा भागा। मैं जैसे ही पहुंचा हेलीकॉप्टर मेरे सामने उड़ गया, चले गया भाई कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पर एक पुलिस वाला है, एक लोकल आदमी है। पुलिस वाला एक ही है शायद उस आइलैंड पे, 160 लोग रहते हैं भाई, बहुत रिमोट आइलैंड, तो पुलिस वाला एक ही है वहाँ शायद। तो मैं पुलिस वाले को बताता हूँ अपना सिनेरियो कि सर मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, एनी हाउ मेरे को जाना है, मेरे को हेलीकॉप्टर में करवा दो, कल करवा दो, कैसे भी करवा दो। वो हंस गया भाई मेरे मुँह पे, वो कहता क्या प्रॉब्लम है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है मैं कहा भाई ये हंस क्यों रहा है, मजे ले ये हाँ उसको लग रहा है फन चल रहा है। मैंने कहा भाई ये फन नहीं है, करवाओ कुछ भाई। तो उसने ना फिर हेलीकॉप्टर कंपनी का नंबर वहाँ होता है अवेलेबल, रिसेप्शन से लिया, आपको बुक करना होता है फ़ोन पे। अब मेरे पास ना जापानीज़ नंबर, ना मेरे को जापानीज़ आती है, तो उसने कॉल करके मेरे पता करा दिया। उसने बोला मैं शाम के 4 बजे, वैसे तो बुक चल रहा है सब कुछ, अगले 5 दिन तक हेलीकॉप्टर बुकड है, मैं फिर भी कॉल करके आपको शाम तक बता दूंगा, अगर कोई कैंसिल करेगा तो शायद आपको सीट मिल जाए। मैं कहा ठीक है, मैं शाम तक का वेट करता हूँ। भाई अब आइलैंड पे मेरे को रहना ही नहीं था उस दिन, मैं आइलैंड पे हूँ, अकेले फंसा हुआ हूँ और शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाम हुई मगर पुलिस वाला आया नहीं, मेरे को लगा गेम ओवर हो गई मेरी भाई। फिर वहाँ पे एक लोकल आदमी था जिसको इंग्लिश आती थी वहाँ, उस वैसे टोक्यो में यू विल फाइंड प्लेंटी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। अब इतनी दूर गए हो तो वहाँ कौन इंग्लिश बोले, नहीं आती लोगों को इंग्लिश। तो एक आदमी को आती थी इंग्लिश, जिसको मैंने अपना दुखड़ा रोया कि भैया ये हो गया, मैं तो फंस गया हूँ बहुत बुरा। उसने कहा अपने इमिग्रेशन फ़ोन करो, अपनी एम्बेसी फ़ोन करो, करवाओ। मैंने कहा एम्बेसी में फ़ोन नहीं करना चाहता, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने कहा कल देखूंगा, अब होपफुली कल कुछ हो जाए। तो उसने बोला कि ऐसा करो, ऑफिस खुलता है हेलीकॉप्टर का सुबह 8 बजे, एक ही है वहाँ पे ना, एक छोटा सा जगह है, 8 बजे खुलेगा, आप आके सुबह लाइन में लगो, मेक श्योर के दैट यू आर फर्स्ट इन दी लाइन। अगर किसी ने कैंसिल किया देन आपको ले जाएंगे। भाई मैं सुबह कितने बजे हेलीकॉप्टर पे चले गया, सुबह 4 बजे। मैं कहा मेरे को जाना है भाई। मैं सुबह उठा 3:30 बजे, भाई 4 बजे मैं वहाँ पे, 8 बजे की उसमें 8 बजे मैं 4 बजे रोडीज की लाइन बना दी सबसे पहले, मैं यूं साले ले भाई। वो वहाँ पर एक बेंच सी थी, मैं गया बेंच पे जाके लेट गया और मैंने वहाँ अपनी बोतल रख दी कि ये मेरा स्पॉट है कोई वो नहीं होगा। वहाँ बोतल रखी और मैं कहा अगर आँख लग जाए बाय चांस और कोई और आके खड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई उस 4-5 घंटे में चाहे मेरे को बाथरूम आए कुछ भी आए, मैंने नहीं हिलना यहाँ से, मैं खड़ा रहूँगा। बट फिर लकीली भाई नेक्स्ट डे उसी दिन मतलब सुबह 8 बजे विंडो खुली, उसने चेक किया, एक सीट खाली थी क्योंकि किसी एक महान आदमी ने कैंसिल कर दिया था हेलीकॉप्टर। मेरे को हेलीकॉप्टर मिल गया और मैं हेलीकॉप्टर से फिर वापस आया। वरना क्योंकि क्या था, वो सैटरडे था, तो सैटरडे फेरी कैंसिल हो गई, संडे फेरी चलती नहीं है, मंडे फेरी लेता तो वो पहुंचाती मेरे को ट्यूसडे, खत्म था मेरा वीज़ा। भाई ये माहौल बड़ा इंटेंस होता है भाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा ट्रिप पे, बिल्कुल, वो लेने के देने पड़ वो भी जाते फर्स्ट ट्रिप पे। और भाई कुछ जगह बता दो जापान में जो कि एकदम मस्ट विजिट है, जाना ही चाहिए घूमने अगर कोई जा रहा है। भाई हिरोशिमा नहीं गए आप? गया हिरोशिमा में। वहाँ क्या है, मतलब कैसी वाइब है वहाँ पे? भी तो हुआ था एक बढ़िया भाई वहाँ ना यार बहुत सैड लगा, मतलब बहुत। वहाँ आप जाओगे, अगर हिरोशिमा म्यूजियम है वहाँ पे, एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, वहाँ आप अगर म्यूजियम चले जाते हो ना, लोग आपको रोते हुए दिख जाए। मतलब आपने पिन ड्रॉप साइलेंस किसको बोलते हैं? हाँ। पिन गिरने की आवाज़ आ सकती है आपको। वहाँ इतना ज़्यादा साइलेंस था, मैं उस म्यूजियम से वॉक कर रहा हूँ, आप चलते हो, आपके कपड़े साथ में रगड़ते हैं कभी कभी, कपड़ों की आवाज़ आती है। वहाँ भाई कपड़ों की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा साइलेंस, मतलब इतने लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो बहुत हॉरिफिक था। और वहाँ पे कहते कि जब अटैक हुआ, जब बॉम्ब फटा था, तो जो लोग वहाँ पे मरे थे तो उनकी शैडोज तक वहाँ बिल्कुल यही मैं बता रहा था। वहाँ पे म्यूजियम में उन्होंने लगाया हुआ एक पत्थर है जहाँ पे लोगों उसकी शैडो बनी रह गई जब वो बॉम्ब फटा, क्योंकि हीट इतनी इंटेंस थी। शैडो जमीन में बनी हुई है, पत्थर में चिप ऐसे रह गई, वैपोरेट हो गए भाई बंदे जब वो एपिसेंटर पे फटा तो। और म्यूजियम वहीं एपिसेंटर के पास बनाया गया। उधर एक बिल्डिंग है जो खड़ी रही, क्या है, एक डोम है, उसको एटॉमिक डोम बोला जाता है, वो मेमोरियल के तौर पे अब खड़ा है कि याद रहे ऐसा कुछ बुरा हुआ था। तो क्या है कि जो बॉम्ब फटा ना, तो वो उस डोम के ठीक ऊपर फटा, उस डोम से शायद 300 मीटर 400 मीटर फटा ऊपर। तो वो फटा, तो अब जब बॉम्ब फटा तो उसने फोर्स लगाई सब जगह बाहर, तो उसके आसपास का कुछ किलोमीटर, 2 किलोमीटर शायद 2.5 किलोमीटर का एरिया तो उड़ गया, मगर उस डोम पे फोर्स लगी डाउनवर्ड्स, तो धरती में। अब वो था स्ट्रॉन्ग, उनकी बिल्ड क्वालिटी होगी बढ़िया, तो डोम की छत वत सब उड़ गई, मगर डोम आज भी खड़ा है क्योंकि उसके ठीक ऊपर बॉम्ब फटा था।
तो वो एक मेमोरियल के तौर पे आज वहाँ पर खड़ा हुआ है हिरोशिमा में। ओ वैसे वहाँ पे लोग रहते क्योंकि कहते हैं कि जब ऐसा कोई अटैक होता है तो यूजुअली पॉपुलेशन वहाँ नहीं होती या नहीं तो बहुत बड़ा शहर है, अब तो इतना नहीं है, बट क्या होता है एटॉमिक बॉम्ब का एक तो इंस्टेंट इफेक्ट होता है, एक होता है कि वो आपकी जीन्स के साथ कुछ कर देता है तो उसके बाद आपकी जनरेशन इफेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी बार लोग जो पैदा हुए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज पैदा हुए उसके बाद, तो वो तो है वहाँ पे म्यूजियम के अंदर भी दिखाया गया है। अभी बिल्कुल नॉर्मल सिटी है, यू कैन नॉट इवन टेल यहाँ कभी कुछ हुआ था। भाई म्यूजियम में और क्या क्या दिखाया गया अगर आप बता सकते हो? यार जो तस्वीरें थी ना वहाँ पर, तस्वीरें आपको हॉन्ट कर देती हैं। बच्चों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े, फटे हुए कपड़े, थोड़े थोड़े जले हुए, वो सब था। वो शैडो वाली चीज़ मैंने बताई आपको, तो बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बट वैसे जापान ओवरऑल मज़ा आया घूम के, या इंडिया में मज़ा आता है घूम के? नहीं जापान में बोलूँ मैं। जापान की क्या यूनिक चीज़ें थी वहाँ? हमने सुना है वो पॉन वाले बार्स भी हैं, ऐसा कुछ सीढ़ी हाँ, देते तो हैं वहाँ। एशिया का जो लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो टोक्यो में है, एशिया का लार्जेस्ट। अब वहाँ पे खाली थाईलैंड में नहीं है? आई थिंक टोक्यो के अंदर है। गलत हो सकता हूँ बट मेरे को लगेगा नहीं मैं गलत होऊंगा, आई डोंट थिंक गलत होऊंगा। तो वहाँ क्या है कि वहाँ खाली ब्रॉथल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ अलग अलग तरह का ये होता है आपका रेड लाइट एरिया का। तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हो उसको बोला जाता है ब्लो जॉब बार्स। अच्छा। तो ब्लो जॉब बार्स वहाँ पे काफ़ी हैं। एक एरिया है वहाँ पे शिंजूकू के अंदर, काबाकुचिको करके जगह है, ब्लो जॉब बार्स होते हैं वहाँ पे। आप यू कैन गो, यू कैन अवेल द सर्विस एंड यू कैन कम बैक। उसके सिवा वहाँ पे होस्ट कैफ़े भी होते हैं, नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट, बट क्या होता है कि जो आप अगर जाते हो तो आपको 5-6 लड़कियाँ होस्ट करती हैं एक बार के अंदर। मतलब आपसे बातें करेंगी बार में बैठ के, आपका दिन पूछेंगी कैसा रहा, और आप कुछ भी बोलोगे आपकी बस तारीफ ही करेंगी कि मेरा बॉस ऐसा है। भाई वहाँ थोड़ा मतलब सिर्फ खून गरम करेंगी, थोड़ा लोनली लाइफ है वहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं खुश करेंगे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट। लाइट हाँ, इमोशनल सपोर्ट वो देती हैं। उनकी ऑब्वियसली दारू वारू का खर्चा आप ही को देना है सारा। तो वो बैठ के आपको कितने लुटा कर आया आप? मैं नहीं गया भाई। तो आपको क्या है ना, उनको शायद फील होता हो कि हमें कोई बात करने वाला चाहिए, तो वो है। एक तो ये हो गया, एक मसल बार भी वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या है भाई, लड़कियाँ होती हैं बड़े बड़े डोलों वाली, और वहाँ लोग जाके चाटे खाते हैं। हाँ, ये रील पे देखा है मैंने। ये भी बड़ा कूल है। बट अगेन दिस सोपलैंड आप पूछ रहे थे, सोपलैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक तरह का ब्रॉथल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल है, बट अलग अलग तरह के वो साइडवेज निकाल लेते हैं ना। तो सोपलैंड होता है जहाँ पे आप जाके एक सर्विस अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक लड़की नहलाती है, एंड देन उसके बाद मे बी इट लीड्स टू इंटरकोर्स, ये रहता है। बट आपको अपना एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो जापान का मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। दिमाग ब्लो हो गया भाई मेरा, ठीक है। मैं ये हो गई टोक्यो की बात, मैं था ओसाका में। ओसाका में एक दिन मैं घूमते घूमते ऐसी एक जगह पहुंचा। ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में पढ़ लिया था, इसलिए मैं वहाँ गया था। मैं को देखते हैं भाई क्या सीन है ये। तो आपने एम्स्टरडैम के बारे में सुना होगा, मैं तो गया नहीं, मैंने सुना है खाली कि वहाँ पे जो रेड लाइट, वहाँ का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे ग्लास के पीछे कुछ लड़कियाँ खड़ी रहती हैं। अभी हम देख कर आए थे, अभी हम गए थे। हाँ, उसका सेम वर्जन जापानीज में उससे बेटर इन द सेंस लाइक क्लीनलीनेस और वो सब ओसाका के अंदर है। जगह का नाम है टोबिता शिंती करके कुछ जगह है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। बट वहाँ भाई क्या सीन था, मतलब वो एक एरिया है जहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स पिंक है, सॉफ्ट पिंक, ठीक है, बहुत साफ। और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर बने हैं, घर या दुकान कुछ भी बोल लो, छोटे छोटे लाइन से घर हैं, एंड वहाँ पे गेट्स खुले रहते हैं उनके। और उस घर के या उस शॉप के अंदर एक लड़की बैठी होती है अलग अलग अटायर्स में, लाइक एक कोई स्कूल गर्ल कॉस्ट्यूम में बैठी है, कोई खाली बिकनी में बैठी है, कोई आपकी अलग फैंटेसी होगी, कोई उसमें बैठी हुई है। एक जवान लड़की होती है, यंग काफ़ी, एंड एक मामा सान बोलते हैं, एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी नहीं, एक एजड औरत होती है वहाँ पे, बस दैट इज़ इट। तो आप उस स्ट्रीट से वॉक करते हो, आप लिटरली वहाँ पे उस रेड लाइट एरिया में घूमते हो, यू आर लुकिंग कि आपको अगर इंटरकोर्स करना है तो आप किसके साथ करोगे, लाइक यू आर वॉकिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग एवरीथिंग वाला ही हो गया सेम। हाँ, बट यहाँ ग्लास भी नहीं है, लड़कियाँ बस बैठी हैं और वो आपको हाय बोलेंगी, बुलाएंगी ऐसा। एंड देन आप अगर जाते हो उनके पास, तो जाते ही वो जो आंटी होती है वो आपके हाथ में एक पेपर देती है जिसके अंदर बेसिकली रेट्स लिखे होते हैं कि 15 मिनट का XYZ, 20 मिनट का XYZ। भाई ये सेम चीज़ एम्स्टरडैम में ही है, बट वहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, जो आप बोल रहे हो सेम चीज़ है, स्ट्रीट है, बट वो इतनी सुंदर क्लीन नहीं है जो आपने बोला। भाई नॉर्थ ईस्ट का कैसा रहा आप? भाई बेहद खूबसूरत। मेरे को नहीं पता आप लोगों की क्या इमेज है नागालैंड के बारे में,
मेरी कुछ इमेज थी नागालैंड के बारे में, मैं गया भाई। आपकी क्या इमेज थी जाने से पहले? मेरे को लगा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, लाइक वेरी रिमोट होगा और लोग पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि नहीं पता, अपने लिमिटेड नॉलेज है। मैं चले गया नागालैंड 100 डेज में, और मैं बोल रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार बैकपैकिंग अकेले कर रहा हूँ। अब सोचो अकेले पहली बार निकला हूँ मैं लंबे टाइम के लिए, और नागालैंड जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं नागालैंड पहुँचता हूँ भाई, नागालैंड में मेरा सबसे प्यारा एनकाउंटर, सबसे प्यारा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी आप हिमाचल हिंदी बोलते हैं वो लोग सब? इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश मतलब हर कोई नहीं बोल पाता है, कुछ लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी समझता हुआ मोस्टली हर कोई है। बोलने में थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं टूटी फूटी हिंदी, बट इंग्लिश कुछ लोग बोल लेते हैं। जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोलती है नागालैंड की। तो भाई वहाँ इतनी खूबसूरत जगह है ना वो, भाई मैं आपको इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा वहाँ का, इतनी खूबसूरत जगह। और मैं गया मानसून में रेकमेंडेड नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि रोड टूट जाए भाई, रोड तो है ही नहीं भाई, गड्ढे हैं खाली। पहाड़ी एरिया ही है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। एंड वहाँ फ्लाइट्स जाती है सब? फ्लाइट जाती है, शायद दीमापुर फ्लाइट जाती होगी, मैं तो ट्रेन से, मैं तो वैसे उससे गया था ट्रेन से, शायद दीमापुर जाती है। देन दीमापुर से आपको गाड़ी रेंट करनी पड़ती है कोहिमा के लिए। कोहिमा इज़ द कैपिटल वहाँ का। तो क्या सीन था, मतलब बेहद खूबसूरत, बंदे इतने ज़्यादा अच्छे, आपको उतने काइंड हार्टेड लोग शायद ही और कहीं मिले, स्केरी एट द सेम टाइम। स्केरी क्यों कह रहे हो? स्केरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार ना एक गांव में चले गया, ऐसे गांव जाता हूँ मैं, तो एक ये विलेज था, लोंगवा विलेज नाम है इसका, ये पड़ता है म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे। और यहाँ का इंटरेस्टिंग विलेज क्यों है, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है वो गांव के बीच से पास होता है। तो वहाँ पे जो गांव का अहंग बोलते हैं, किंग ऑफ द विलेज अहंग, तो मुखिया समझ लो, तो उनका घर है बड़ा सा, ठीक है, उनके घर के बीच से बॉर्डर जाता है। उनके घर की एक दीवार पे यहाँ इंडिया है, एक दीवार पे यहाँ म्यांमार है। अच्छा जी। और हाँ, और ये फैसिनेटिंग है काफ़ी कि कहते हैं कि उनकी डुअल सिटीजनशिप है, म्यांमार में भी जाते हैं वो, इंडिया में भी रहते हैं वो, वोट दोनों जगह देते हैं। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, और मैं अब यहाँ इतना फन इंसिडेंट होता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ ना थोड़ी सी BSF या आर्मी का कुछ तो पोस्टिंग लगी हुई थी, तो वो बस आपसे पूछते हैं कि आपका नाम लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, लेते हैं, और वो पूछते हैं कि क्या करने आए हो। तो मैं घूमने आया हूँ। अब तो काफ़ी लोग घूमने जाते हैं वहाँ, तब थोड़ा कम नोन था उस समय जब मैं गया था। एक वहाँ तो भाई होटल अगेन भूल जाओ आप, कुछ भी मिलता है। मैं फेसबुक से कुछ तो कोई किसी रैंडम बंदे का नंबर निकालता हूँ, पता चलता है एक होम स्टे है वहाँ पर मैं अपना कमरा सामान फेंकता हूँ, आता हूँ बाहर। अभी मैं इधर था, मैं सड़क के उस पार जाके एक दुकान, बस छोटी सी 5-7 दुकानें हैं, मैं उस दुकान में जाके मैगी खा लेता हूँ। खाने में क्या है, तो पैसा भी बड़ा कम है भाई, क्या खाएं, मैगी चाय पी लेते हैं। तो मैगी खा रहा होता हूँ, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ भाई, म्यांमार जाना है। तो मैं खाते खाते दुकान वाले से पूछता हूँ कि भैया म्यांमार कहाँ पड़ेगा। वो बोलता है म्यांमार में तो बैठे हो। मैं कहता हूँ क्या, तो फिर वो मेरे को बाहर निकल के दिखाता है, कहता है ये जो रोड है ये बॉर्डर है, तो इस साइड आप खा रहे हो ये म्यांमार है, इस साइड इंडिया है। ऐसा सीन है भाई वहाँ पे। मैगी खाने म्यांमार चलेगा? मैगी खाने म्यांमार चलेगा। मैगी के शौकीन लग रहे हो ऐसा? नहीं। इंटरनेशनली सही ट्रैवल कर लिया आपने गली पार करते ही। मतलब मैगी खाने भी बाहर चला गया तो इंडिया गए? भाई क्रेजी था वो, मैं कहा ये तो सही है। और वहाँ वाई चलती है, मैगी भी नहीं चलती, वाई ज्यादा चलती है उधर। पर खैर अब क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि मैं जिस गाँव में घूम रहा हूँ ना, बाद में पता चलता है, मैं बिना रिसर्च के पहुंच जाता हूँ कहीं भी, मेरे को नहीं पता होता इतना, थोड़ी बहुत जानकारी रहती है बस। तो मैं बाद में पता चलता है कि भाई ये गाँव है फियरसम कोन्याक ट्राइब का। अब नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, आई थिंक 16 है। पहले तो मेरे को सबके नाम भी पता थे, 16 के, क्योंकि मैं नागालैंड में 1 महीना बिताया हूँ, 1 महीना रहा था मैं नागालैंड, बट क्या अभी मैं भूल चुका हूँ नाम 16। तो 16 या 17 ट्राइब्स हैं, जिसमें से कोन्याक ट्राइब है, इज़ द मोस्ट फियरसम ट्राइब। वहाँ के लोगों पे वो लोग हेड हंटर्स होते थे। हेड हंटर, अब आप जो समझ रहे हो, हेड काट दिया, धड़ से अलग। तो वहाँ जो भी, वहाँ ना ये प्राइड की बात थी। तो आपने वेपन्स वगैरह भी उनके कुछ है? हाँ, अभी सुनते जाओ। अभी तो क्या है, वो बहुत प्राइड की बात है कि अगर 2 ग्रुप्स के बीच में हो गया फाइट, तो वो क्या करते थे, बैटल है, सीधा गला कटेगा, और जो जीतता था, जिसने गला काटा है, उसके फेस पे टैटू होगा। तो जिसके अब जितने ज्यादा टैटूज हैं वो उतना ज्यादा काटे हुए हैं। हाँ, और वो लड़कियों में उतना पॉपुलर है, गांव में उसकी रिस्पेक्ट उतनी है, लड़कियों में हाइप है उसकी। बिल्कुल है भाई, और क्या। हाँ, इज्जत की बात है। ये ऐसा पहले होता था। मैंने सुना है 1965 तक होता था, इंडिपेंडेंस के बाद भी, बट फिर लॉ लाया गया, इसको पूरी तरह से बैन किया गया। अब हेड हंटिंग वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती है, बट आप अभी भी चले जाओ तो आपको कुछ बूढ़े हेड हंटर्स मिल जाएंगे, जो तब तो जवान थे मगर अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो मैं वैसे हेड हंटर से भी मिला, उनके फेस पे पूरे टैटू होते हैं भाई। और
स्कल तो नहीं, बट वो वहाँ का ना अलग कुछ तो है, वो मिथुन करके होता है वहाँ शायद, एक भैंस का कुछ वेरिएंट है शायद मिथुन, तो उसके बड़े बड़े सींग रहते हैं घर के बाहर। तो आप जाओगे तो उनके जो हट्स होती हैं, घर होते हैं, उसके बाहर मिथुन के सींग्स हैं, ऐसे सींग लगाए हुए हैं। और ऐसा भी है जिसके जितने ज़्यादा सींग उसकी उतनी ज़्यादा टॉर गाँव में, ऐसा सीन है उधर। भाई ये तो भाई इंडिया के बारे में पहली बार हमें पता चल रहा है, हमें भी नहीं पता था भाई जब आपने इंटरेक्ट करा उनसे तो फिर क्या बातें करी आपने? उनसे तो नहीं, वो उनको तो बिल्कुल नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। करते ना एक बूढ़े से बात की जिसके टैटू थे, उनसे आपने बात नहीं करी? उनसे क्या था, वो ट्रांसलेटर, एक लड़का विलेज का मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई इनसे थोड़ा पूछ लो थोड़ा सा, तो मैं उसको बताता था, वो उसको बताता, उनको बताते थे। उन्होंने शायद 10 सर काटे थे भाई, अरे बाप रे। 10 सर काटे थे, हेड हंटर्स। भाई लेकिन जब ये लोकल ट्राइब्स, इनका आउटफिट अभी भी ट्रेडिशनल ट्राइब अब वाला तो है नहीं या है, नहीं अब तो नहीं है, अब तो नहीं होता, ट्रेडिशनल तो नहीं है, बट ऑब्वियसली वो प्रिजर्व करते हैं। फेस्टिवल्स होता है नागालैंड में, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं एक तो मेमोरी इतनी पुअर है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अगर आपको नागालैंड एक्सपीरियंस करना है तो आप हॉर्नबिल देखने जा सकते हो, बढ़िया फेस्टिवल होता है, बहुत स्नो भी होती है नागालैंड में? नहीं, स्नो तो नहीं होती है, कुछ एक आधी पीक है जहाँ पे स्नो थोड़ी सी मिल जाएगी, बट स्नो नहीं पड़ती।